हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमके विलेज स्टडी पे। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 करेंगे। जैसा कि 7 अगस्त का 7 अगस्त का जैसा पूछा था एग्ज़ाम में, यानी जितना भी 7 अगस्त में 50 से 60 प्रश्न जो दिया था, हाँ 40 से 50 प्रश्न, वैसा ही प्रश्न हम हूबहू वैसा ही प्रश्न बहुत मेहनत कर कर आप लोग के लिए, जिनका भी एग्ज़ाम कल है, 11 तारीख को, वो इसे देखना ना भूलें। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो समझिए कि जो ये 50 से 55 प्रश्न देने वाला है, जो हल्का जो एक नंबर जो सीधा भाषा में लिखने वाला है, वो आप उस प्रश्न को छोड़ रहे हैं। तो आप ये जितना भी प्रश्न है आज का ये सेट आप लोग देख लीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जिनका भी एग्ज़ाम 11 तारीख को है उनके पास शेयर कीजिए। 11 अगस्त का जिनका भी एग्ज़ाम है उनके पास आप लोग शेयर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। यहीं कि अब की बार गर्दाफार वर्दी चढ़ा लेना है शरीर पर ना। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। कि कमज़ोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है, योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। और आप लोग तो योद्धा हैं, सिपाही हैं, मुजाहिद हैं, आप लोग को तो लड़ना है एकदम कबार कर। हाँ चलिए, गर्दाफार जिनका भी 11 तारीख के एग्ज़ाम है वो इस सेट को ज़रूर देखें और लगाएं और बताएं कि कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। जितना भी 50 से 60 प्रश्न आएगा और जो भी हल्का हल्का जिसे देगा, ये एक लाइनर का देगा, वो प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। इसमें जो प्रश्न दिया हूँ 7 अगस्त के बेस पर दिया हूँ, इस पे बिहार से है क्वेश्चन, पॉलिटी से है और साइंस है। इसका मात्रा जो है एग्जाम में अधिक देखने को मिल रहा है, और करंट अफेयर। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? तो वासा। क्या नहीं लेना चाहिए? वासा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, जो हृदय रोगी होता है ना, जो जो हार्ट का पेशेंट होता है, उसको क्या नहीं लेना चाहिए? वासा। क्या नहीं लेना चाहिए? वासा नहीं लेना चाहिए। देखिए, अब क्वेश्चन पूछता है कि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी? 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी कितना होता है? 9 किलो जूल कैलोरी होता है। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी? 9 कैलोरी। एक ग्राम वसा में 9 कैलोरी होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न दूसरा है, सॉरी, दूसरा प्रश्न है, सीसा सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? HCl? नहीं, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 ना। ये क्या होता है? सीसा संचायक बैटरी में क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4, H2SO4, H2SO4। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अम्लों का राजा। अम्ल का राजा किसे बोलते हैं? अम्ल का राजा, क्वेश्चन पूछ देगा कि अम्ल का राजा किसे बोलते हैं? तो H2SO4 को। किसको बोलते हैं? H2SO4 को। H2SO4 को अम्ल का राजा H2SO4 को ना। और सीसा संचायक पट्टी में किसका होता है? H2SO4 को। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है आयल ऑफ आयल आयल ऑफ विट्रियोल। विट्रियोल कहा जाता है, आयल ऑफ विट्रियोल ना। इसे अम्ल का राजा भी बोला जाता है, आयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है H2SO4 को। जिसे क्या आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? इसे तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब। क्या बोलते हैं? तेजाब। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से किसमें कोबाल्ट होता है? हाँ, किसमें कोबाल्ट होता है? ये होता है B12 में। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, B12 में क्या पाता है? कोबाल्ट। क्या पाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है कोबाल्ट का? तो साइनो कोबाल्ट। क्या नाम है?
साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन, इसका नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। और कुछ समझ लेते हैं दोस्त कि विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने। किसने? फंक। फंक ने कब? 1911। कब किया? 1911 में। विटामिन का खोज फंक ने 1911 में किया। और जल में घुलने वाला विटामिन कौन होता है? जल में घुलने वाला विटामिन कौन होता है? बी और सी। कौन होता है? बी और सी। जल में घुलने वाला विटामिन कौन होता है? बी और सी। और वसा में घुलने वाला ए डी ई के। ए डी ई के। जल में बी सी, वसा में ए डी ई के। वसा में ए डी ई के ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? क्या है? तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन है। O2 ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? वायुमंडल में 78%। कितना है? 78%। अगला प्रश्न देखते हैं। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल कौन सा है? हाँ, तो कौन सा हो? अब एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और जल ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ना। ये है, देखिए यहाँ बदल दिया है। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक वसा घोल कौन सा है? क्लोरोफॉर्म है। कौन सा है? क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न। अच्छा, ये 4, 5, हाँ ठीक है, मेरे क्लियर घबरा गया है। ये 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है? मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक क्या है? देखिए इसमें जो हो जाएगा आंसर, सॉरी, रासायनिक घुलनशील, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। ऑप्शन नंबर डी, जल हो जाएगा। हमको डाउट है कि जो जल में क्लोरोफॉर्म में, आप लोग कमेंट कर जो भी देख रहे हैं जरूर बताइएगा। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है? मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व के कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मनुष्य के लिए आवश्यक क्या है? तो मनुष्य के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? वसा है। क्या है? वसा भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए ना। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज ना। वसा पाया जाता है तेल में, कार्बोहाइड्रेट चावल में, चावल रोटी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज। मनुष्य के लिए ये चारों जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है क्या? तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सही आंसर राइट हो जाएगा इसका। हाँ, पौधे प्रकाश संश्लेषण किसके उपयोग में करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल। देखिए CO2 में करेंगे, जल में करेंगे और सूर्य के प्रकाश में। इतना पौधे के लिए आवश्यक है, CO2, जल और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। मोमबत्ती की लौ की बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है ना कार्बन के, मोम के, हवा के, नाइट्रोजन के। 8 का हो जाएगा ए। 8 का क्या हो जाएगा? कार्बन। किसका? कार्बन के। ऑप्शन नंबर ए। देखिए मोमबत्ती ऐसे जलता है, जलता है ना। ये ऊपर देखिए, वो मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है किसके? कार्बन के। किसके? कार्बन के ना। देखिए मोमबत्ती चलता है, इसमें जलने वाला भाग कितना होता है? 3 होता है। एक जो होता है सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है? काला और नीला होता है। क्या होता है? काला भी हो जाता, वही नीला दिखाई देता है। और उसके बाद जो बीच वाला भाग होता है पीला दिखाई देता है ना। और उसके जो नीचे वाला भाग होता है हरा दिखाई देता है। किसके कारण? हरा दिखाई देता है ना।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए मोमबत्ती का क्वेश्चन पूछता है कि मोमबत्ती का जलना क्या है। मोमबत्ती के आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर भी बता दे रहे हैं हम। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक। क्या है? रसायन प्रक्रिया। मोमबत्ती का जलना क्या है? रसायन। अब मोमबत्ती का पिघलना क्या है? मोमबत्ती का पिघलना क्या है? पिघलना क्या है मोमबत्ती का? भौतिक। क्या है? भौतिक। मोमबत्ती का जलना रासायनिक, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इससे रिलेटेड, इसे संबंधित हम बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। बच्चों को गुब्बारा फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, हीलियम का, ए नाइट्रोजन, सी हीलियम, बी आर्गन, डी नाइट्रोजन। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? गुब्बारा फुलाने में क्या होगा? तो हीलियम। क्या होगा? हीलियम। किसका? जो गुब्बारा फूलता है ना, उसमें हीलियम डाल देता है। हीलियम, हीलियम गैस। सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? हीलियम। क्वेश्चन ये पूछ देगा सबसे हल्का गैस। सबसे हल्का गैस हीलियम गैस। कौन गैस? हीलियम गैस। सबसे हल्का गैस हीलियम गैस। हीलियम गैस। चलिए अगला प्रश्न। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा है, ऑप्शन नंबर बस दो ही आया, सोडियम ऊपर दे दिया है। ऑप्शन नंबर फ्लोरीन, हाइड्रोजन। इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। 10 का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो हो जाता है, वो हो जाता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। उसमें दो ही ऑप्शन डाला गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है? देखिए बहुत वीआई क्वेश्चन, बहुत वीआई क्वेश्चन। अच्छा, दो लिख दिया। देखिए एक ओ माइनस हो जाएगा, एक ओ का हो जाएगा प्लस। का हो जाएगा? प्लस। ओ जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्लस होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव हो जाए, देखिए सार्वभौमिक किसे कहते हैं? ओ को। किस रूप को? ओ को कहते हैं। किसे कहते हैं? ओ ग्रुप को ना। तो ओ प्लस को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओ प्लस को कहते हैं। ओ प्लस को कहते हैं। अच्छा सॉरी, ए बी। हाँ, ओ प्लस, ओ प्लस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वही चलिए अगला प्रश्न। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो, कोहरा भी अधिक हो जाता है, क्योंकि धुएं के कण पानी में हवा में निकल जाता है, निकल जाता है। धुएं में चयन होता है, ये नहीं होगा। वायु में मौजूद वाष्प धुएं के कण पर जमा होता है। तो 12 का यही हो जाएगा। देखिए 12 का यही, वायु में मौजूद जल वाष्प धुएं के कण पर क्या हो जाता है? जमा होता है। क्या होता है? जमा होता है ना। सुबह सुबह जब सुबह सुबह मॉर्निंग में सुबह सुबह यदि हवा में धुआं अधिक हो तो क्या होता है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सब ये पूछा हुआ प्रश्न है, वायु में मौजूद जल वाष्प कण पर जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं में अभिक्रियाशील अवरोही क्रम को सही दर्शाता है? ना, एल्युमिनियम, जस्ता, फेरियम, कॉपर। एल्युमिनियम, जस्ता, फेरियम, कॉपर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद क्या होगा? जस्ता होगा। जस्ता के बाद क्या होगा? लोहा होगा। लोहा के बाद क्या होगा? कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब लोग जितना भी एग्ज़ाम है 11 तारीख को, वो लोग ये सेट लगाएंगे, बताएंगे कितना सही हो रहा है। बहुत बिहार पुलिस जो 7 अगस्त को हुआ था, उसके सिलेबस पर लिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी वृक्ष की आयु निर्धारण किया जाता है किस पर? उसके पारा पर, ऊंचाई पर, विकास विकास वलय पर ना। देखिए वृक्ष की जो 14, क्या हो गया? कुछ गलती हुई। आंसर ABCD। देखिए किसी किसी वृक्ष की आयु निर्धारण किया जाता है उसके वल्य को गिनकर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उस पेड़ के वायु वल्य को गिनकर, वल्य को गिनकर, वल्य को गिनकर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ओराइजवा अस्टिवा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? ओराइजवा अस्टिवा निम्नलिखित में किसका वैज्ञानिक नाम है? ये जो वैज्ञानिक नाम है ओराइजवा अस्टिवा, ये नाम है ओराइजवा अस्टिवा
ओराइजवा स्टीवा जो नाम है, ये नाम है ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा, रुकिए एक सेकेंड एक सेकेंड। ओराइजवा स्टीवा जो नाम है, ये नाम है ओराइजवा स्टीवा, ये हो जाएगा मटर का, किसका? मटर का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ओराइजवा स्टीवा मटर का। गेहूं का हो जाएगा ओप्टिकम, अच्छा ऑप्शन नंबर ए मटर का, ऑप्शन नंबर ए मटर का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जल 3/5 भाग भरे बकरे में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के टुकड़े को पूर्णतः पिघलने पर बीकर का द्रव सतह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा अपवर्तित रहेगा, अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक गिलास है, याद बता रहे हैं, एक गिलास है, ये गिलास हो गया, एक गिलास हो गया, ये गिलास हो गया ना। इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इस पे से बर्फ़ डालिएगा ना, बर्फ़ पिघलेगा। इसका नहीं कि वो पानी बाहर गिरने लगेगा, पानी बाहर नहीं गिरेगा, वो क्या रहेगा? अपवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? बर्फ़ को डालने से पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा ना। कितना भी भाग दिया हो, क्वेश्चन दिया है कि जब 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ का टुकड़े के पिघलने पर क्या होगा? क्या होगा? तो अपवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपवर्तित। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक दूरदृष्टि दोष व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर ए दिया है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, पास की वस्तु पास की वस्तु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। हाँ, तो ये इसका दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि में क्या होता है कि पास की वस्तु नहीं दिखाई देता है ना। इसका देखिए, दूर की वस्तु में पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये देखिए, दूर कह देगा, तो दूर में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? दूर दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल। किसका? उत्तल का। दूर में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल का ना। और निकट में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? निकट में अवतल का। निकट में किस लेंस का? अवतल का। निकट में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल का। देखिए, एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को ना किसका नहीं था? पास की वस्तु को साफ दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक लेंस की शक्ति मापा जाता है किसमें? आप लोग इसे बता सकते हैं, इसको कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डायप्टर, फिर भी आप लोग बता सकते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी किसकी आवश्यकता होता है? पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी? ये होता है किसका? तो एंजाइम का। किसका? ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम का। एंजाइम, एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जल जनित रोग नहीं है। देखिए, जल जनित रोग नहीं है, जल जनित रोग नहीं है ना। बर्ड, देखिए ये बर्ड फ्लू है, क्या है? ये बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू ये वायरस से होता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है। हैजा जो होता है जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। डेंगू किससे होता है? डेंगू जीवाणु से होता है। डेंगू किससे होता है? जीवाणु से। देखिए, डेंगू भी जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु होता है ना, चिकन पॉक्स भी जीवाणु होता है। मगर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कुछ जल जनित रोग नहीं है लिख दिया है। तो जल जनित रोग कौन सा है? हैजा है। कौन सा है? क्वेश्चन गलत है। रोग, जल जनित रोग है, यहाँ देना है, नहीं नहीं मिटा देना है। जल जनित रोग कौन सा है? हैजा है। कौन सा है? हैजा। कौन सा है? हैजा। जल से होने वाला रोग कौन सा है? हैजा। कौन सा है? हैजा। ये बर्ड फ्लू होता है वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से। ये डेंगू भी होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। डेंगू वायरस बैक्टीरिया से, डेंगू बुखार बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न, तालाब परिस्थिति तंत्र में खाद्य श्रृंखला निम्न में से किससे प्रारंभ होती है? पादप प्लवक से, जलु जंतु प्लवक से, जलीय कीट से। ऑप्शन नंबर डी है छोटी मता से, छोटी मती से ना। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जलीय कीट से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी जलीय कीट से, ऑप्शन नंबर सी जलीय कीट से, जलीय कीट से। देखिए दोस्त, जो भी बिहार पुलिस में ऐसा ही प्रश्न जो 50 से 60 प्रश्न होता है जो ऐसा ही देता है, और ये क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूज वाला होता है और भारी लगता है। तो आप लोग इसे पीडीएफ को पूरा देख लीजिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए और कमेंट करके बताइए। जो प्रश्न नहीं आ रहा है, कुछ डाउट हो तो उसको जरूर बताइए अपने। रुधिर दबाव मापा जाता है किससे? ईसीजी से, स्टेथोस्कोप से, स्फेग्नोमीटर से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे मापता है? स्फेग्नोमीटर से, स्फेग्नो स्फेग्नो मैनोमीटर ना। इसका दाब कितना था? 120/80, 120/80। देखिए 120/80 तो हो गया, 120/80 हो गया ना। ये क्या होता है? MMHg होता है। क्या होता है? MMHg। इसको याद करना है। हाँ, हल्का क्वेश्चन देगा, यही दूसरा दूसरा देगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या होता है? 120/MMHg ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दो यह जिनके उपग्रह नहीं है। दो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। किसके हैं? बृहस्पति के, बृहस्पति के, बृहस्पति के। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। कौन सा है? वरुण ग्रह। कौन सा है? वरुण ग्रह। देखिए ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। क्या हो गया? सूर्य हो गया। मान लीजिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध। उसके बाद शुक्र ना, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद बृहस्पति ना। पांचवा सूर्य के सबसे पांचवा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। तीसरा हो गया पृथ्वी हो गया ना। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ये थे सॉरी 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 नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये थे पर्यावरण रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन? 24 ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा। अमर्त्य सेन तो जो थे, ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की रक्षा। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिनेवा। कहाँ हो जाएगा? जनेवा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जनेवा। ऑप्शन नंबर बी, जनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जनेवा, स्विट्जरलैंड, जनेवा, जनेवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। कैसा होता है? नारंगी, नारंगी। ऑप्शन नंबर डी, नारंगी होता है। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को सर्वोच्च प्रदान किया था? ये हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, संशोधन। ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब अधिकार होता है अपने ही निर्णय पर पुनरीक्षण, देश में न्यायिक प्रक्रिया के परिचालन का सूक्ष्मावलोकन, संविधान की प्रशिक्षण ना, और संविधान की सर्वाधिक पुनर्विलोकन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन जो समझ में ना आए उसका बड़ा आंसर हो, तो ये भी एग्जाम में अगर जो समझ में ना आए उसका बड़ा आंसर दिख जाए तो वो भी मारना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब अधिकार होता है क्या? तो संविधान की विधि यानी कानून प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? एक किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ये डी है, राज्यपाल। किसके द्वारा? राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल की। चलिए अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय की
कोई न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवस्था किस स्तर पर कहाँ रख सकता है ना? तो समान स्तर या उच्च स्तरीय किसी न्यायालय में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कर रहा है प्रश्न कि उच्च न्यायालय ना, यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है अपने रिटायर होने के बाद वो कहाँ वकालत कर सकता है? तो सामान्य स्तर या उच्च स्तरीय किसी न्यायालय में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद ना, वहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सेवा रह सकते हैं कितने वर्ष तक? 65 वर्ष। कितने? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। 65 वर्ष के बाद ना, 65 वर्ष हो गया तो उनका क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन था? यह था स्पुतनिक 1। ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? लाइका कुतिया। कौन सा? लाइका कुतिया। कौन सी थी? लाइका कुतिया। अगला प्रश्न, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के लिए हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? एक किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग। किसका? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल तेल के बीज से उत्पन्न नहीं करता है? देखिए, मैंने कौन सी फसल से तेल नहीं निकलेगा? तिल से निकलेगा तेल, अलसी से निकलेगा। अलसी तीसी को बोलते हैं, तीसी को क्या बोलते हैं? अलसी। अलसी से निकलेगा। सूर्यमुखी से निकला, मगर पिजन से नहीं निकलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? केरल में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, केरल में। कहाँ है? केरल में। ऑप्शन नंबर, पद्मनाभ कहाँ है? तो केरल में। कहाँ है? केरल में है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन सा है? देखिए, लोकतांत्रिक सरकार का 3 अंग कौन होता है? तो ये होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ना, ये तीनों होता है। कार्यपालिका होता है लोकतांत्रिक सरकार के, देखिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या होता है? लोकतंत्र के 3 अंग है, कार्यपाल, विधायक, न्यायपालिक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछता है। 7 तारीख को भी पूछा था, 11 तारीख को भी पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। जिनका भी एग्जाम है 11 तारीख को, उनके पास जरूर शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? ये मिला है कौन सा आंदोलन? बारदोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन में? बारदोली आंदोलन ना। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 1918। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गंगा के, देखिए बिहार से स्पेशल आ गया। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है बांगर। किस नाम से? ऑप्शन नंबर ए, बांगर नाम से। बांगर होता है, क्या होता है? खादर होता है। क्या होता है? खादर। हाँ, देखिए नया मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। नया को बांगर, पुराना को क्या बोलते हैं? खादर। पुराना को खादर। नया मिट्टी को क्या बोलते हैं? अच्छा, नए पुरानी, देखिए सॉरी, देखिए पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। पुरानी को क्या बोलते हैं? पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। पुरानी को बांगर और नया मिट्टी को खादर। नया मिट्टी को खादर ना। ये बोला है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बिहार की पहली हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था वो कौन सा? तो बिहार बंधु। कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, बिहार बंधु। बिहार से होगा तो बिहार बंधु होगा। कौन सा होगा? बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं?
ये हैं 3, कितने हैं 3। सोरमापन जनपद था जिसे राजगिरी, वैशाली ना, वैशाली, कौशाम्बी, ये सब था ना 16 गो। उसमें से बिहार में कितने हैं, 3 है, कितने हैं 3 है, कितने 3 है। पाटलिपुत्र ये सब 16 गो था। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल शासक ने करवाया था? तो किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मपाल। धर्मपाल, धर्मपाल। देखिए इसका ट्रिक है, विक्रमशिला कहेगा तो विद, विक्रमशिला कहेगा तो विद ना, नालंदा कहेगा, नालंदा तो नकू, कहा हो जाएगा नकू। इसका ट्रिक है, इसका ये ट्रिक है। विक्रमशिला कहेगा तो विद, नालंदा कहेगा तो नकू। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, ये देखिए प्रश्न था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने कराया था? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? ये है चावल, गेहूं, गन्ना नहीं, चावल, गेहूं, चना, चावल, मूंगफली, चाय, चावल, गेहूं, मक्का। ये वगैरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बिहार के मुख्य फसल चावल, वगैरह के बाद गेहूं, और गेहूं के बाद एक होला जो मक्का होला, बस यही मुख्य फसल है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र माना गया है? ये माना गया है ऑप्शन नंबर डी, कर्मनाशा नदी को। कर्मनाशा नदी क्या करता है? नाश देता है। क्या करता है? इसका नाम है कर्मनाशा, यानी नाश देता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी, नाश देता है। कर्मनाशा नाश देता है। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाया जाता है? दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण ना, इस तरफ नक्शा देख लीजिए, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। ये कहाँ पाया जाता है? विंध्य पर्वत। कहाँ पाया जाता है? विंध्य चट्टान, विंध्य चट्टान दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। अगला प्रश्न, बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है? ये होता है अक्टूबर के मध्य। कब होता है? अक्टूबर दिसंबर के मध्य ना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के मध्य, अक्टूबर के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदनीरा के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, देखिए घाघरा नदी को क्या बोलते हैं? गघर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गघर, गघर बोलते हैं ना। बागमती को देखिए, सदनीरा किसको बोलते हैं? तो गंडक नदी को। किसको बोलते हैं? गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सदनीरा गंडक नदी को, गंडक नदी का। ऑप्शन नंबर बी। जहानाबाद से अलग करके बिहार और तीसरे जिले के रूप में अरवल कब बना? तो ये बना ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। कब बना? 2001, 2001, 2001। बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? 2000 को। कब हुआ? 2000 को, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। कितना परसेंट भूमि लेकर? 45.85, 45.85। इतना भूमि लेकर झारखंड अलग राज्य बन गया ना। कब? 2000 में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, लाल पंडा बाघ कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है कहाँ? लाल पंडा बाघ पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। लाल पंडा सिक्किम, जम्मू कश्मीर। अच्छा, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाल पंडा कहाँ पाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, नहीं तो ये डाउट हो। ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। हाइड्रोजन में कितने होते हैं समस्थानिक? 3 होते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? 1962। कब लागू हुआ? 1962, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962। अगला प्रश्न है, 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड का डिस्पैच व्यवहार क्या करता है? डिस्पैच व्यवहार किससे है? तो शिक्षा से, शैक्षिक सुधार। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, किससे है? शैक्षिक से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है CSO द्वारा। किससे? ऑप्शन नंबर सी, CSO। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नहीं, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय।
CSO, इसका राइट आंसर होगा CSO, CSO। ये कन्फ्यूज कर दिया क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके इसको भी बताइएगा जो जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। हरिजन संघ सेवक के किसके द्वारा की गया था? हरिजन संघ सेवक भीमराव अम्बेडकर। किसके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी ना और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में क्या हुआ था? पूना समझौता। क्या हुआ था? पूना समझौता। कब हुआ था पूना समझौता? 1932 में। क्या हुआ था? पूना समझौता ना। हरिजन संघ सेवक के संस्थापक देखिए, इसका आंसर जो राइट हो जाएगा, हरिजन संघ सेवक के संस्थापक ने किसके द्वारा किया था? देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलो इसको भी आप लोग कमेंट कर बताइए। देखो, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था ना। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 11 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है, 11 अगस्त को वो ये वीडियो को ज़रूर देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, तैयारी जमकर करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।